भारत महान था, महान है और महान रहेगा। और समृद्धि के पैमाने भी अलग-अलग होते हैं। आर्थिक रूप से समृद्धि को ही केवल समृद्धि नहीं माना जाता। आज सचमुच में कई मामलों में हम इतने समृद्ध हैं कि दुनिया हमसे दिशा मांगती है। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। जब पश्चिम के लोग अपने शरीर को पेड़ों के पत्तों और छालों से ढका करते थे, तब हमारे यहां मलमल बन गया था। हवाई जहाज का आविष्कार 1919 में राइट बंधुओं ने किया, लेकिन पुष्पक विमान कितना पुराना है। ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे समृद्ध इतिहास है, समृद्ध विरासत है। और अगर समृद्धि देखें, कि वो धरती है जहां के ऋषियों ने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। ये वो धरती है जिसने कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, जियो और जीने दो। वो धरती है जिसके ऋषियों ने उद्घोष किया, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। तो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। या हम हैं जिनने सारी दुनिया को कहा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। केवल मनुष्य मात्र की सद्भावना की बात नहीं की, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। और ये हमारे ऋषि है जिन्हें आज नहीं हजारों साल पहले उद्घोषित किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये दर्शन है हमारा। और आज इस दृष्टि से देखें, आज भी समृद्ध है। इन वर्तमान परिस्थितियों में कई कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चला हुआ है। हम कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं हर क्षेत्र की बात नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी चर्चा कृषि और ग्रामीण विकास की मैं करूंगा। अभी मैं सुन रहा था कृषि के बारे में, मुझे आज कहते हुए गर्व है। एक जमाना था जब हम अमेरिका का PL 480 सड़ा हुआ गेहूं लेने पर विवश और बाध्य थे अपनी जनता का पेट भरने के लिए, लेकिन आज मेरे देश ने अन्न के भंडार भर दिए। हमारे खाद्यान्न का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के खतरों के बावजूद, बढ़ते हुए तापमान और अनिश्चित मौसम के बावजूद भी हमने अपने खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाया है। और न केवल अपनी जनता का पेट भरा है, बल्कि कई देशों को हमने अन्न का निर्यात भी किया है। हमारा बासमती चावल की सुगंध अमेरिका से लेकर कनाडा तक सब जगह मिलेगी आपको। और हमारे सरबती गेहूं का कोई जोड़ नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं किया है, कुछ चीजों में जरूरत है हमको। दलहन के उत्पादन को बढ़ाना है, तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना है, अभी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। एक,
उत्पादन बढ़ाना, उसके लिए अच्छे बीज चाहिए। सबसे पहली शर्त, आप जहां बैठे हुए हैं, आईसीआर ये यही काम कर रहा है। पिछले साल भी लगभग 300 नई बीजों की किस्में रिलीज की। जलवायु अनुकूल बीज, क्लाइमेट रिजिलेंट। ज्यादा तापमान में भी अच्छा उत्पादन कैसे हो। पानी बचाना जरूरी है, इसलिए कम पानी में हमने धान की एक ऐसी वैरायटी विकसित की है जिसमें खेत में पानी भर के और फिर रोपने की जरूरत नहीं है, बल्कि मशीन में डाल के आप सीधे जैसे गेहूं बोते वैसा बो दे, पानी भी 30% कम लगेगा और उत्पादन भी नहीं घटेगा। उसके लिए अच्छे बीज, उत्पादन बढ़ाने के लिए जो आवश्यक पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी व्यवस्था, कम पानी में हम ज्यादा सिंचाई कैसे कर सकें। उत्पादन बढ़ाने के लिए नई कृषि पद्धतियां, उत्पादन बढ़ाने के लिए मैकेनाइजेशन, तो छोटी छोटी ऐसी मशीनें भी हो जिससे हमारा लघु और सीमांत किसान भी काम कर सके, और उसी का परिणाम है उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी हमारी रणनीति उत्पादन की लागत घटाने की, और उत्पादन की लागत अगर घटाना है तो पहला रोल तो उन्नत बीज, पर हेक्टर यील्ड कैसे बढ़े। बढ़ती है तो लागत घटती है, लेकिन दूसरे कुछ और ऐसे उपाय, क्योंकि हमारा किसान छोटा है। छोटा मीन्स वैसे छोटा नहीं, जोत के आकार के कारण छोटा है। 1 हेक्टर जमीन तो बहुत कम किसानों के पास है, 1 एकड़ तक के किसान हमारे पास। इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज पे कर्जा हो, उसकी सीमा भी बढ़ा के 3 से 5 लाख रुपया की है। उर्वरक फर्टिलाइजर सब्सिडी पे उपलब्ध कराना, 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी हम देते हैं उर्वरकों पे। ऐसे अनेकों कदम। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम मिले, इसके लिए एमएसपी की व्यवस्था। अगर प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाएं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण काम है, वो है डाइवर्सिफिकेशन, कृषि का विविधीकरण। केवल परंपरागत खेती नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, पशुपालन, कई कामों से कैसे किसान को जोड़ के हम समृद्ध बनाने का काम कर सके। एक मॉडल फॉर्म की हमने कल्पना की जिसमें अगर 1 हेक्टर जमीन है तो किसान क्या क्या करे जिससे वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके। कृषि के विविधीकरण में वैल्यू एडिशन सम्मिलित है। केवल अनाज, फल और सब्जियां नहीं, उसका वैल्यू एडिशन कैसे हो, छोटी छोटी यूनिट्स, कृषि उत्पाद के आधार पर उनकी श्रृंखला कैसे लगे। अकेला किसान नहीं तो एफपीओ के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से मिलकर काम कर सके। और चौथा एक और महत्वपूर्ण है जो देश और दुनिया के लिए, छठवां जो सबसे महत्वपूर्ण है देश और दुनिया के लिए, वो है प्राकृतिक खेती, ऋषि खेती। केमिकल फर्टिलाइजर का अनियंत्रित उपयोग, अत्यधिक उपयोग आज धरती को बीमार कर रहा है, मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। कीटनाशकों के कारण मित्र कीट मारे जा रहे हैं, केंचुए का पता नहीं है। और इसलिए धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अगर अनाज, फल फूल और सब्जियां उत्पादित करने के लायक रहने देना है तो हमको आज विचार करना पड़ेगा कि आखिर कितना केमिकल फर्टिलाइजर, कितने कीटनाशक। और इसलिए
नई पहल की है प्राकृतिक कृषि का मिशन, नेचुरल फार्मिंग, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होगा। मुझे बताते हुए खुशी है कि इस साल लगभग 1 करोड़ किसानों को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं, 18,75,000 को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम लगभग 1500 क्लस्टर में 7.5 लाख किसानों तक इस प्राकृतिक खेती को ले जा पाए, वो अपने खेत के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती प्रारंभ करें। मनुष्य भी बीमार हो रहा है और धरती भी बीमार हो रही है, इसको बचाना पड़ेगा और ये संदेश दुनिया को भी देना पड़ेगा। आखिर कितने कीटनाशकों का जहर मनुष्य के शरीर में जाएगा? कई पक्षियों का नामो निशान मिट गया, नदियां प्रदूषित हो रही है। उस दृष्टि से भी काम करने की आवश्यकता है। जहां तक गांव का सवाल है अपना हिंदुस्तान कहां, वो बसा हमारे गांव में। तो शहरों के विकास से काम नहीं चलेगा। गांव कैसे विकसित बने? संपूर्ण विकसित गांव, स्वावलंबी गांव। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, नानाजी देशमुख, महात्मा गांधी, उन्होंने प्रयोग किए हैं। उन प्रयोगों के आधार पर अगर हम ग्रामीण विकास की बात करें तो एक तो सड़कों का नेटवर्क, रोड कनेक्टिविटी, गांव में बुनियादी सुविधाएं, उनके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। गांव में पक्का मकान, गांव में शुद्ध पीने का पानी, गांव में पंचायत भवन हो, गांव में सामुदायिक भवन हो, गांव में उनका स्थानीय बाजार हो और गांव की जरूरत की चीजें गांव में कैसे उत्पादित कर पाए, उस पर भी काम करने का प्रयास किया जा रहा है। वो हमको करना पड़ेगा। एक और मन में भाव आता है कि गरीबी मुक्त गांव, मतलब गांव का हर परिवार किसी ना किसी रोजगार से, आजीविका से जुड़ा हो। उस दृष्टि से भी काम करने के प्रयत्न करने की जरूरत है। मैं बहुत विस्तार में न जाते हुए फिर एक बार यही दोहराना चाहता हूं कि विकास, सबका विकास, संपूर्ण विकास, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। भारत ने पर्यावरण की भी चिंता की है। भारत है जिसने कहा एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनिश्चित है, और इसलिए हमारा सोच है प्रकृति का दोहन करें, शोषण ना करें। शोषण और दोहन में अंतर है। आज दुनिया क्या कर रही है, विकसित देशों ने क्या किया है, कितने कार्बन गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। भारत बहुत कम, केवल 7% कार्बन गैसों का उत्सर्जन करता है, बाकी क्या करते हैं? उपदेश देते रहते हैं। लेकिन हमने कहा प्रकृति का दोहन करो, शोषण मत करो। दोहन और शोषण में अंतर है, ये दुनिया को करनी पड़ेगा, भारत को भी करना पड़ेगा। धरती से केवल उतना लो जिसकी वो भरपाई अपने आप कर सके। आम के पेड़ में अगर फल लगाए, फल तोड़ के खा लो, कोई नुकसान नहीं, लेकिन आम का पेड़ ही काट दिया, परमानेंट फल बंद हो जाएंगे। और इसलिए भारत ने प्रकृति की भी पूजा की है। हमारे लिए पेड़ पौधे, गाय हमारे लिए माता है, पशु नहीं है, क्योंकि उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हमको ध्यान रखना पड़ेगा। देवतात्मा हिमालय, पहाड़ जरूरी है, प्रकृति जरूरी है, पेड़ जरूरी है। इसलिए बरगद, पीपल और तुलसी के पौधे की पूजा,
पेड़ को पवित्र मानते हैं। नदियां हमारे लिए केवल जलवाहिकाएं नहीं है। गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना च सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र, पुनातमान, ये पवित्र माताएं हैं हमारी। सूर्य देवताभ्याम नमः। हमने अपने आप को प्रकृति से जोड़ा है और इसलिए उसका संरक्षण करते हुए विकास, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात अंत में, शक्तिशाली, ताकतवर, मैं समझता हूं कि उस दिशा में भारत तेजी से, आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, हम तीसरी जल्दी बनने वाले हैं। सैन्य सामर्थ्य की दृष्टि से भी हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हम अपना विकास भी करेंगे, दुनिया को भी राह दिखाएंगे। और आज इस विजन 2047 समृद्ध और महान भारत के मन से मैं कहना चाहता हूं, नोट करके रख लें, जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो भारत ही कराएगा। वैसे भारत के निर्माण में हम सब सहयोगी बने, अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, अपने टैलेंट और अपने सामर्थ्य का उपयोग करें। जिस भी क्षेत्र में काम करें, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए करें। मैं फिर कहूंगा, भारत तो महान था, महान है और महान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।